तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताया था, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्या एप्लीकेशन है, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसके बाद जो फिजिक्स है, ये जो मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में आप देखेंगे चीज़ें थोड़ा सा काफ़ी शॉर्ट में लिखी गई हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये जो बुक है आप लोगों की 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स की ये फेवरेट बुक होती है, आपकी साइड बुक है। ये कंटेंट आपको इस साइड बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहें कि ये जो कंटेंट है आपको जो सिखाया जा रहा है ये किस बुक से है, तो ये वो पर्टिकुलर बुक है जिससे आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। आप चाहें तो बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक से ये पढ़ सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था जहाँ से भी मैं पढ़ाऊँगा आपको बुक का नाम बता दूंगा कि ये कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ाया जा रहा है। इस बुक में क्या ये चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। और मैं चीज़ों को और थोड़ा ज़्यादा सा मैथमेटिकल करूँगा जिससे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेंसिटी एंड relative density of the object and relative density of the object। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं। कल मैंने आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, एक तो यह है कि आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, है कि नहीं, बुक में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन ये भी बात है कि कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस, तो ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब आप ये समझने के पूरी तरह से कैपेबल हैं। देखिए कैसे पता कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और सबसे फेवरेट लिक्विड क्या होता है हमारा, वाटर भरा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल नेचर का है, और आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर लिक्विड में क्या कर दिया, आपने डिप करा दिया, ये नीचे की तरफ आ गया। मान लीजिए ये पूरा ड्रम भरा हुआ था, तो क्या होगा, कुछ पानी यहाँ से आएगा, यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ जब वाटर कलेक्ट होगा, तो मैंने आपसे कहा था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, ये रिकॉल करिए। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था कि जो बाइंडिंग फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ लिक्विड स्पेस। क्या आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल होता है वो जो लिक्विड स्पेस हुआ उसके वेट के बराबर होता है, ये इतना तो आप जानते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा जाएंगे इस लिक्विड को लेकर के, अब ये अननोन लिक्विड है जिसकी हमें डेंसिटी नहीं पता, ना हम इसकी रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं। आप क्या करेंगे, इस लिक्विड को ले जाएंगे, इसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप लिक्विड का वेट निकाल लेंगे तो आप आराम से लिक्विड का वेट निकाल सकते हैं, mg, जो ग्रेविटी का फोर्स इस पर लगेगा वही तो इसका वेट होगा। आप इस mg में से चीज़ हटा दीजिए तो क्या आएगा, लिक्विड का मास आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा था डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आप जानते हैं लिक्विड का कितना मास बाहर आ चुका है कि नहीं। और वॉल्यूम क्या होगा लिक्विड का, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी आराम से निकाला जा सकता है। ये जो कंटेनर है आपका, कंटेनर का जो बॉटम का एरिया है और लिक्विड की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। या आप इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम बाहर आ गया जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, मास आपने निकाल लिया लिक्विड का, तौल के उससे वॉल्यूम आप पता कर लिए, दोनों का रेशियो निकाल दिए, तो क्या आ गई, डेंसिटी आ गई ऑब्जेक्ट की, सॉरी लिक्विड की। ऐसे पता कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करते हुए। और रिलेटिव डेंसिटी पता करना चाहते हैं तो क्या होती है, ये जो डेंसिटी है इसे क्या करिए, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गई, आपकी रिलेटिव डेंसिटी आ गई, है कि नहीं। तो इस तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आप इतना न लिखें, सिर्फ मेमोराइज करने के लिए ये चीज़ें याद रखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कैसे आर्गुलिस प्रिंसिपल यूज़ करके हम डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी पता कर लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड देखिए, इट इज यूज्ड टू डिजाइन शिप एंड सबमरीन्स। and सबमरीन्स। समझते सबमरीन क्या होती है? सबमरीन वो ये सबमरीन होती है आपकी, ये लिक्विड वाटर के अंदर भी चल सकती है और उसकी सरफेस पर भी चल सकती है, उसे सबमरीन बोलते हैं, सबमरीन। तो कैसे डिजाइन किए जाते हैं? ठीक है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि जो शिप होते हैं वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं जिससे वो वाटर पर क्या करना, फ्लोट कर सकें। ठीक है, मैं आपको वहाँ बताता हूँ उसे आगे। थर्ड जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस which is used to check the purity of the milk. It based on Archimedes principle. देखिए, इलेक्ट्रोमीटर क्या है? इलेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है और ये इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, दूर की प्योरिटी को मेजर करता है। ठीक है, आप अगर डेयरी वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ एक मशीन लगी होती है, तो जो मिल्क होता है उसे मशीन को उस मिल्क में डालते हैं तो तुरंत बता देती है ये जो मिल्क है ये प्योर है या नहीं है। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो हम कहते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कैसे है इसे देखिए, आप इसे ऐसे समझिए जैसे थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करता है, किस स्केल के फॉर्म में क्या टेम्परेचर का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसे मेजर करके बताता है हमें। इसी तरह से ये क्या एक डिवाइस है, क्या करती है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें मिल्क रखा हुआ है, आपने इसमें इसे डिप कर दिया, ठीक है, और इसमें एक मिल्क रखा हुआ है, इसमें आपने इसे डिप कर दिया, तो ये थोड़ा सा इम्प्योर मिल्क है और ये एकदम से प्योर मिल्क है। तो अंतर किसका होगा इम्प्योर मिल्क में? तो इम्प्योर मिल्क में क्या करते हैं लोग, पानी मिला देते हैं। तो अगर आप इसमें पानी मिला देंगे तो ये जो आपका मिल्क है ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और मिल्क अगर पतला हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, लो। तो जो इम्प्योर मिल्क होगा ये आपका लो डेंसिटी का होगा, पानी मिला हुआ, और जो प्योर मिल्क होगा ये हाई डेंसिटी का होगा। तो लैक्टोमीटर एक डिवाइस होती है, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को क्या करता है, डेज में बना देता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। इसी तरह से लैक्टोमीटर क्या करता है, बायोमेट्रिक फोर्स को मेजर करता है। मैंने आपसे कहा था जो बायोमेट्रिक फोर्स लगता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर जिसे आप उसमें डिप कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पर। लिक्विड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, बायोमेट्रिक का फोर्स इतना ज़्यादा होगा। तो अगर दूध प्योर है, उस पर अगर प्योर मिलेगा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो बाइंडिंग फोर्स कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए ज़्यादा जेट्स दिखाएगा। ठीक है, और इम्प्योर मिल्क की डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, तो बाइंडिंग फोर्स भी कम होगा, तो इसके लिए कम जेट्स दिखाएगा। इसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किए जाते हैं कि क्या करे, जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसे डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये आपका
लिक्विड की मिल्क की क्या प्योरिटी को चेक करता है, प्योर है या नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ एक बच्चों के माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन ये रेज करते हैं बच्चे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आयरन की डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। इसी वजह से आयरन का जो नेल होता है, आयरन की जो रॉड होती है, वाटर के अंदर क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। फिर आप कहेंगे जो शिप होते हैं इतने बड़े बड़े, वो भी तो आयरन के बने होते हैं, तो फिर वो उसमें डिप क्यों नहीं करते। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम आयरन, जैसे आयरन का नेल था मान लीजिए 500 ग्राम का, वो डिप कर गया। अब आप क्या करिए, आप उसी आयरन के नेल को फ्लैट करिए, पीट के उसकी एकदम से लंबाई चौड़ाई बढ़ा दीजिए, फ्लैट करिए, और आप क्या करिए इसका थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप में बनाइए, है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी जो एवरेज डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या कि उस वक्त क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में था, वो रॉड थी 500 ग्राम की आयरन की। आपने क्या किया, वाटर लिया और वाटर के अंदर क्या किया, ऐसे डालने की कोशिश की, और आपने देखा कि क्या किया, वाटर के अंदर पूरी तरह से डूब गया। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा, इसी वजह से क्या किया, इसमें पूरी तरह से डूब गया। अब आप ये कहेंगे जहाज़ तो आयरन की बने होते हैं, वो क्यों नहीं डूबते। तो इसलिए नहीं डूबते, अगर आप इसी सीट को फ्लैट बनाइए, फ्लैट करिए, और इसमें क्या करिए, जब आपने देखा ये शिप होते हैं उसमें इस तरह से एक पूरी बिल्डिंग सी बनाई जाती है, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं पूरी बिल्डिंग सी बनाई जाती है, उसमें बीच में क्या बहुत सारा स्पेस होता है, और उस स्पेस में क्या भर जाती है, एयर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर उस जो शिप है उसकी एक एवरेज डेंसिटी यूज़ करते हैं जाती है, यही वजह होती है शिप होते हैं वो वाटर में डिप नहीं करते, सिंक नहीं करते। ठीक है, आप चाहे से लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आता है आपका तो आप लिख सकते हैं, why safe float in water since the average density of the liquid, of the steel, iron and air inside the ship is less than the density of water। ठीक है, इसलिए एक और मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ जो इसी बुक में दी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन क्या है, जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो बाइंड फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जो बाइंडिंग का फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। आप समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा लिक्विड का अमाउंट डिस्प्लेस होगी, उतनी ज़्यादा उसका वेट होगा, उतनी ज़्यादा उस पर क्या रहेगा, बाइंडिंग का फोर्स रहेगा। तो आपने जो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, उनका जो बॉटम का एरिया कैसा बहुत बड़ा होता है, जब वो पानी में उतरते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट के वाटर को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जब उसे डिस्प्लेस करेंगे इस वाटर की बाइंड कैसी होगी, बहुत ज़्यादा, तो बाइंडिंग का फोर्स भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा। तो उन पर ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बाइंडिंग का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस पर आराम से फ्लोट कर पाते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही मैं आपको और चीज़ समझा देता हूँ। जैसे नाव देखिए आप लोगों ने, कुछ इस तरह का होता है, मैं परफेक्ट नहीं बना सकता, और इस तरह से वो आपकी डिप होती है वाटर के अंदर। कुछ इस तरह का, है कि नहीं। इसमें आदमी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आदमी से बैठेंगे तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा, तो आप समझ सकते हैं इनमें ग्रेविटी का फोर्स कितना लगता है, नीचे mg, और बाइंडिंग का फोर्स कितना लगता है, ऊपर। बाइंड का फोर्स कितना लगता है आपका, ऊपर।
आप समझ सकते हो ये सब के सब तैर के जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि बाइंडिंग का फोर्स ज़्यादा होगा, ग्रेविटी का फोर्स कैसा होगा, कम। लेकिन अब मान लीजिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा है कि नहीं, एक साथ थोड़े से ज़्यादा लोगों को आपको दूसरी साइड लेकर के जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ और लोग भी आ जाएंगे। लीजिए ये एक अंकल जी आ गए, ये एक अंकल जी आ गए और यहाँ एक अंकल जी आ गए। तो क्या हुआ, अब इस नाव में भीड़ भाड़ हो गई, है कि नहीं, लो। और यहाँ एक आंटी आ गई। तो जब इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो क्या हुआ, ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा, और ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा तो आपको पता ही है नाव है ना, ये थोड़ी देर चली जाएगी नीचे, और जब नाव नीचे की तरफ चली जाएगी ग्रेविटी का फोर्स की वजह से, तो आप देखेंगे कि पहले तो जो नाव जो होती है ना, वो जो बोट होती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि नहीं, वो ऐसी तो होता है। तो पहले तो मान लीजिए इतना सा हिस्सा डूब रहा है कि नहीं, लेकिन फिर इसके बाद जब ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा और नीचे चली जाएगी वाटर की लेवल से, तो जो वॉल्यूम होगा ना नाव का, जो उसमें डिप कर रहा था वो बढ़ जाएगा। और मैंने आपसे कहा था ये बाइंडिंग का फोर्स होता है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाइंडिंग का फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स बढ़ता है तुरंत बाइंडिंग का फोर्स भी बढ़ जाता है, तो ये आराम से तैर पाते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही लोग बढ़ गए, अगर इसमें कुछ और ज़्यादा लोग बढ़ गए, और इतने ज़्यादा बढ़ गए, क्या होगा कि ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, और जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा हुआ और सिचुएशन ये आ गई, ग्रेविटी का फोर्स बढ़ा, बाइंडिंग फोर्स भी बढ़ा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पैसेंजर आए कि अगर ग्रेविटी का फोर्स क्या है बाइंडिंग फोर्स से और थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो फिर समझ लीजिए सब के सब ये उसमें आपको बैठे हुए दिखाई दे रहा है, ये पानी में ज़्यादा तैरते दिखाई देंगे। ये क्या करेगी, पूरी पूरी नाव आपकी डूब जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था बाइंडिंग फोर्स केवल तब तक बढ़ता है जब तक कि उसमें जो वॉल्यूम है वो डिप हो रहा है, वॉल्यूम का बढ़ना बंद हो जाएगा, बाइंडिंग का फोर्स बंद हो जाएगा। जब ज़्यादा लोग भर जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका है कि ये बोट आपकी ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका, ये पूरी तरह से यह कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, तो अब मैंने सोचा है कि आपका जो कंटेंट है वो ये 9th क्लास की जो फिजिक्स है, उसका जो 10th क्लास की फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपका सैम्पल पेपर देखता हूँ तो कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें साइंस केवल 10 मार्क्स की आती है, पूरी साइंस ही 10 मार्क्स की आती है। उसमें आप फिजिक्स को देखेंगे तो वो 2-3 मार्क्स की आएगी, 4 मार्क्स की आएगी। तो उसमें फिजिक्स के कुछ तो ऐसे ही टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन ही पुटअप नहीं होता किसी पर्टिकुलर ईयर में। तो इसी वजह से पहले आप पूरी फिजिक्स पढ़ लीजिए 9th और 10th स्टैंडर्ड लेवल की, उसके बाद आपके लिए फिर आपके सॉल्व पेपर है जो सीटेट वगैरह है, यूपी टेट, रीड वगैरह है, साइंस के क्वेश्चन आपको तब प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके गाइस, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अगर आप इस वाली बुक के न्यूमेरिकल्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुक है आपकी, ये फेवरेट बुक होती है 9th और 10th क्लास के बच्चों की, सैड बुक है आपकी, अगर आप इस बुक के न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।